साथियों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके बीच में। ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से जो विज्ञप्ति जारी हुई है टीजीटी और पीजीटी, इससे संबंधित कुछ विशेष तथ्यों को, कुछ विशेष निर्देशों को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। ये देखिए स्क्रीन पर आपके दिख भी रहा होगा, कुछ नोटिफिकेशंस हैं और कब से आवेदन होगा, क्या योग्यता है, कब तक फ़ीस जमा करनी है और कैसे जमा करनी है, उन सब के बारे में मैं बताने चल रहा हूँ। कितने स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाएगा और जो है उसमें शुल्क कितना लिया जाएगा, कितने पद हैं और क्या क्या योग्यताएं हैं विषयों के लिए, मैं आपको बताने चल रहा हूं। तो वक्त ना गंवाते हुए आप वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, ये ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की प्रारंभिक जो तिथि है, शुरुआती तिथि है, वो जो 16/3/2021 से शुरू हो चुकी है। अब ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 16/3/2021 से वह भी प्रारंभ हो गई है। अब आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है वो है 11/4/2021। जी हाँ, 11/4/2021। यह तिथि आगे कंडीशन के हिसाब से बढ़ाई भी जा सकती है। ये फिलहाल इसे बाद में देखेंगे कि बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। आप इतना जानिए कि 11/4/2021 इसकी लास्ट डेट है। अब आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो है 13/4/2021 को। जी हाँ, 13/4/2021 को। अब इसके बाद आवेदन में सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 15/4/2021 को। तो ये 15/4/2021 को इसको जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है 13 है। इसके बाद जो है पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 11/4 को है। फिर प्रारंभिक जो शुल्क जमा करने की तिथि वो है 16/3/2021 और पंजीकरण जो प्रारंभ हुआ है वो 16/3/2021 से हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे के स्टेप में देखते हैं, हम लोग जानकारी थोड़ा सा लेते हैं। जैसे कि देखिए ये मामला जो है कोर्ट में था, कोर्ट के बाद ये फिर से भर्ती आई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञप्ति 01/2021 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,603 पदों के विषयवार वर्गवार बालक एवं बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणी रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अनुरोध है कि वे निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देकर के अपना कार्य करें। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upsessb.org पर ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड ने वेबसाइट पर उपलब्ध है, उससे आप अपना सब देख सकते हैं। अब देखिए अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने की पूर्ण जो है अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने के लिए तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि आप जिस पद पर आवेदन करना चाह रहे हैं, आप उस पद के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो आपका फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। और आगे देखते हैं कि इसमें जो है इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। जो उनको प्रवेश पत्र दिया जाएगा वो जो आप सूचना फिल किए होंगे फॉर्म में, उसी आधार पर आपको दिया जाएगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना
के असत्य या गलत पाए जाने पर पद के लिए पात्रता मापदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। अर्थात इनके कहने का मतलब यह है कि आप जो सूचना फॉर्म में फिल किए हैं वो पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। अगर बाद में आपका चयन भी हो जाता है और सूचना गलत पाई जाती है वेरिफिकेशन में, तो आपको पद से बाहर कर दिया जाएगा और इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। जी हाँ, प्रशिक्षित जो टीजीटी भर्ती है इसके संवर्ग बालक और बालिका की है और कई विषयों में निकली है, तो प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि एक से अधिक विषय में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। विज्ञप्ति पदों की संख्या घट सकती है, बढ़ भी सकती है, आगे हमने जिक्र किया था। चलिए अब ये देखिए, अधिसूचना जो है संख्या कितने के तहत निकली, इसका नाम है 607/15/1604/30/2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, मतलब इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, आपका इस भर्ती में इंटरव्यू भी नहीं है, सिर्फ आपको लिखित प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ये बड़ी बात है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, भाषा संबंधी प्रपत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रपत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रपत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र जो होगा वह उर्दू में होगा। तो ये आप लोग जान ही चुके होंगे कि जिस भाषा में आप आवेदन करेंगे उसी भाषा से संबंधित प्रश्न भी आएंगे और भाषा शैली भी वही रहेगी। यानी कि आप इंग्लिश में अगर आवेदन करते हैं तो आपका जो पेपर रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में आवेदन करते हो तो हिंदी का रहेगा, संस्कृत में आवेदन करते हो तो संस्कृत भाषा में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमान्य होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS अभ्यर्थी 10% आरक्षण के लिए का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में आप जान ही चुके होंगे कि ये जो है सर्वोच्च न्यायालय जो, चलिए मैं बता देता हूँ कि सिविल अपील 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ संबद्ध 16 अन्य सिविल अपील में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त शासकीय विद्यालयों के तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को संबंधित सूचना आवेदन देनी होगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सादर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड अधिनियम 1921 की धारा 16E11 के अनुसार अस्थायी रूप से नियुक्त ऐसे तदर्थ शिक्षकों के शिक्षक सेवा, ये तदर्थ शिक्षकों से संबंधित है और इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और आगे की कैसे कैसे होगा, इनको वेटेज कैसे मिलेगा, इसकी थोड़ा सा हम लोग जानकारी कर लेते हैं कि जो तदर्थ शिक्षक हैं, जिस संवर्ग में तदर्थ शिक्षक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, उसी संवर्ग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता आवेदन करने पर ही उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभार वेटेज का लाभ देय होगा। तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राज्य की कोषागार ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य की जाएगी। यानी कि जब से वो ट्रेजरी विभाग से सैलरी उठा रहे हैं तब से लेकर के अब तक का
उनका जोड़ करके वही जो है उनका वेटेज माना जाएगा, वही कार्य अनुभव माना जाएगा, उसी हिसाब से उनको वेटेज दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार के आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 15/4/2021 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर लें। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही इसके सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस किया जाएगा। आवेदन की कोई वास्तविक प्रतिलिपि हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। सारे आवेदन ऑनलाइन सबमिट मांगे जाएंगे। आवेदन अंतिम तिथि रूप में सबमिट करने की पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भर लें। अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी गई सूचनाओं का सत्यापन अभ्यर्थी कर लें। यदि नहीं करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी। लिखित परीक्षा परिसर केंद्र के अंदर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेजर्स, कैलकुलेटर्स, कोई अन्य संचार उपकरण प्रयोग में अनुमति नहीं है एवं इन अनुदेशों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया भी जा सकता है। भविष्य के लिए परीक्षाओं से उसे वंचित भी किया जा सकता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु अभ्यर्थी प्रत्येक कार्य दिवस प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक का चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 0532-2466-851 तथा मोबाइल नंबर होगा इनका 91-82-99-32-57-75 पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से बता दूं, 82-99-32-57-75 पर संपर्क आप कर सकते हैं। 51 कोड ये भारत का है, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन करने संबंधी जो अनुदेश हैं वो इस तरह से हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वह भली भांति अभ्यर्थन मतलब इसका अध्ययन कर लें, तत्पश्चात आवेदन करें। विज्ञापन से संबंधित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण निर्देश, सामान्य अनुदेश तथा जो उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम अर्हता योग्यताएं हैं वो महत्वपूर्ण है, चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी इसका सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं करते तो इसका स्वयं जिम्मेदार आप होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट प्रदर्शित लिंक पर जाकर के 2020 ऑनलाइन आवेदन कर जमा क्लिक करना होगा। यहाँ अभ्यर्थी को ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स पृष्ठ के अंतर्गत चयन बोर्ड से संबंधित विज्ञापन नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। नोटिफिकेशन के प्रमुख 3 बटन उपलब्ध हैं। यूजर इंस्ट्रक्शन, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। ब्लू एडवर्टाइजमेंट, पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। नंबर 3 अप्लाई, आवेदन हेतु अप्लाई पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नलिखित 3 चरणों में होगा। तो ये देखिए, पहला चरण आपका जो है रजिस्ट्रेशन का होगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। दूसरा चरण आपका होगा फीस पेमेंट। तीसरा चरण आपका होगा फॉर्म सबमिशन, यानी कि फॉर्म आपका जो है पूरा सबमिट हो जाएगा। तो 3 चरणों में आपको ये फॉर्म भरने हैं। आप इसको देख लें और पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, फिर इसके बाद फॉर्म फिल करें। अब आइए बात आती है कि किस श्रेणी में कितना शुल्क जमा करना होगा और किस श्रेणी में कितना जो है हाँ, ये देखिए, अनारक्षित में सामान्य वर्ग में आपको 700 रुपये जमा करने होंगे, इसके आवेदन शुल्क जो हैं, और 50 रुपये आपको ऑनलाइन शुल्क प्रक्रिया जमा करना होगा। तो टोटल मिला के आपको 750 रुपये जमा करने होंगे। यही EWS में भी
₹400 आपको आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा, ₹50 ऑनलाइन प्रक्रिया के जमा करने होंगे, टोटल जो है 450 जमा करना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग में भी यही है, ₹700 आपको आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा, ₹50 जो है इसके ऑनलाइन प्रक्रिया का जमा करना पड़ेगा, टोटल जो है आपको ₹750 जमा करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति में भी यही है, ₹400 आपको जो है आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा, ₹50 ऑनलाइन प्रक्रिया के, इस टोटल हो गए आपके ₹450। यही चीज़ अनुसूचित जनजाति में भी है, यानी कि एसटी में भी है। ₹200 आपको आवेदन शुल्क जमा करने होंगे, ₹50 आपको जो है ऑनलाइन प्रक्रिया के जमा करने होंगे, टोटल आपको जो है ₹250 जमा करने पड़ेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए क्रम से इसमें जो है क्रम 1 से लेकर के 5 तक जो उल्लिखित अनुदेश दिए गए हैं उसका श्रेणीवार विभाजन दिया गया है, उसको आप पढ़ लें। भूतपूर्व सैनिक 1 से लेकर के 5 तक उल्लिखित मूल रूप से श्रेणी के अनुसार दिया गया, उसको भी पढ़ लें। महिला अभ्यर्थी भी का भी नोटिफिकेशन दिया गया है, उसे भी पढ़ लें। और इसी तरह से दिव्यांगजनों का भी दिया गया है, उसे भी पढ़ लें। तो फॉर्म सबमिशन के बारे में आप लोग जान ही गए हैं। अब आती है बात रिक्त पदों और आयु सीमा अहर्ता शैक्षिक योग्यता कितनी है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो साथियों, जैसे रिक्त पद जितने हैं, उपयुक्त विज्ञापन में आप देख रहे हैं कि जो है कुल रिक्त पद इसमें दिए गए हैं 12,603 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में द्वारा चयन बोर्ड अधिसूचना का विषयवार, वर्गवार, बालक / बालिका, आरक्षित व अनारक्षित श्रेणी वार विषय सारणी संख्या 01 में विहित है। सिविल अपील जो सिविल अपील संख्या जो है 8300 यानी कि 8300/2016 संजय सिंह व बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ संबद्ध 16 सिविल अपील में पारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों के प्राप्त होने वाले अध्याचन के अनुसार रिक्त पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। मतलब कि अभी संख्या जो है इसमें तब्दीलियां भी आ सकती हैं, बदली भी जा सकती है। चलिए वो सब तो आगे देखा जाएगा, लेकिन आय सीमा का निर्धारण जो है 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष आप होने चाहिए। अगर इससे कम होंगे तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि की अहर्ता भी मानी जाएगी। चलिए शैक्षिक योग्यता पर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा बता दें कि अध्यापक के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 2021 के अधीन बनाए गए जो नियम है अध्याय 2 के विनियम 1 में विनिर्दिष्ट अहर्ताएँ होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजाज्ञाओं द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक संशोधन यथा परिवर्तित अहर्ताएँ मान्य होंगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अहर्ताएँ समय सारणी संख्या 2 में दी गई हैं, संलग्न है, उसको आप देख लें। और अभी मैं आगे आपको बताऊंगा भी कैसे क्या करना है। और अब आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसकी वेतन कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलेगी, किस वेतन ग्रेड पे रखा जाएगा, क्या पे होगा, क्या पे स्केल होगी, क्या लेवल होगा। तो ये सब देखिए, प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग में जो है ये लगभग 44,900 से शुरू होगा, ये आपका मूल वेतन होगा। और मूल वेतन से बढ़ करके आपका जाएगा लगभग 1,42,400 के 1,42,400 के आसपास जाएगा। ये लास्ट सीमा मैं बता रहा हूँ, 1,42,400 के आसपास ये आपका जाएगा। और आपको जो लेवल पे मिलेगा सेवंथ पे लेवल पे मिलेगा ये। और ग्रेड पे आपका होगा लगभग ये 4600 के स्केल के आसपास ये होगा। चलिए ये तो रही जो है। अब आइए थोड़ा सा आरक्षण श्रेणी की बात कर लेते हैं।
आरक्षण श्रेणी में आप देखिए किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य समाज, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त की संख्या विद्यालय प्रबंधज्ञ द्वारा आधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित अध्याचनों के अनुसार है। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पद भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांगजन की गणना प्राप्त अध्याचनों के आरक्षण के नियमों के अधीन होगी। मतलब कि जो आप आवेदन करेंगे उससे जो आप और इस नोटिफिकेशन में जो उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि आपके परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ होंगे। तो साथियों, आपके परीक्षा केंद्र सभी मंडलों के मुख्यालयों पर निर्धारित किए जाएंगे। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथासंभव समय से दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय की परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि आप जिस विषय में डाले हैं आप उसी विषय का पेपर देंगे। अगर इससे अलग आप हट करके पेपर देते हैं जिसमें आपने आवेदन नहीं किया है तो आपका कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और स्वतः ही आपका अभ्यर्थन निरस्त मान लिया जाएगा। तो चलिए और भर्ती प्रकार देख लेते हैं कैसे कैसे होगी, क्या समयावधि होगी हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रशिक्षित स्नातक पद के लिए विषयवार आधारित योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। अब आप जान ही गए होंगे इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, निगेटिव नहीं है। 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक मिलेगा आपको। इसकी समय अवधि जो होगी वो होगी 2 घंटे। ये 2 घंटे में पूरा पेपर आपको पूरा करना पड़ेगा। और प्रश्न पत्र का जो प्रारूप होगा वो होगा MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सही उत्तर गोले के उत्तर पत्रक में काली बालपल स्याही से काले करने होंगे। और आइए तदर्थ शिक्षकों के बारे में थोड़ा सा कुछ, जैसे उनको वेटेज की व्यवस्था की जाएगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो तदर्थ शिक्षक जो उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई हैं, अधिभार की वेटेज की व्यवस्थाएं की गई हैं, वह 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 यानी कि 1.5 अंक का अधिभार उनको दिया जाएगा। अधिकतम उनको अधिभार दिया जा सकता है 30 अंक तक हैं। मतलब कि उनको 1 साल में 1.5 अंक, 1 साल के अधिभार में 1.5 अंक दिए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उनको 30 अंक तक भारांक जो है दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। और इनको भी लिखित परीक्षा में दिए गए प्राप्तांकों की सेवा के आधार पर अंक जोड़ दिया जाएगा। मतलब कि जो लिखित परीक्षा है उसी में उनका भी तदर्थ अंक भी जोड़ दिया जाएगा, जो किसी भी दशा में पूर्णतः 500 अंक से अधिक नहीं होगा। मतलब कि जो 500 अंक आपको मिलने हैं और उसी में आपका भी अंक जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए आपका प्रश्न कुछ गलत हो जाता है तो अगर आप तदर्थ शिक्षक हैं, आपने सेवाएं कुछ दी हैं और वो ट्रेजरी से ट्रेस करके आपका अधिभार जो है मान लिया जाएगा, तो उसको उसी में जोड़ दिया जाएगा। और जब जोड़ दिया जाएगा तो ऑलरेडी आपका 30 नंबर का हो जाएगा, अगर आप 30 तक वेटेज तक पहुंचते हैं तो। अब आइए चयन हेतु मेरिट की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे होगा। ये देखिए, लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तदर्थ प्रशिक्षक शिक्षकों द्वारा अंकों प्राप्त लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस
सेवा आधारित अधिभार अंक, मतलब ये दोनों जोड़े जाएंगे, के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 नियम 12(8) के अनुसार विज्ञप्ति में रिक्त के पायलट मेरिट के अनुसार दी जाएगी। आपको मेरिट लिस्ट दी जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में अगर आप पाते हैं तो आपको रख लिया जाएगा। संस्था आवंटन कैसे होगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखिए, नियम के अधीन जो तैयार किए गए पैनल में चयनित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली जो है उससे आवंटन किए जाएंगे। इस प्रकार अभ्यर्थी का चयन संस्थाओं के नाम जिला विद्यालय निरीक्षक बोर्ड को अग्रेसित करेगा और उनकी एक प्रति संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हो गया। आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु था, विषय और योग्यता कैसे क्या होगी। ये देखिए सब फॉर्म है, ये भी आपको फिल करना पड़ेगा। ये आपको ऑनलाइन उसमें मिल जाएगा, पोर्टल पर जाएंगे आप तो ये सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे, ये सभी आपको फिल करने होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देख लेते हैं कि किस विषय में किस वर्ग में कितने कितने पद हैं। तो ये देखिए जो है प्रशिक्षित स्नातक बालक वर्ग में जो है जनरल के हिंदी के पद हैं 1054 पद, ओबीसी के हैं 405 और एससी के हैं 276, एसटी के हैं 7। टोटल मिलाकर के हिंदी के जो पद हैं वो 1742 हैं। इसी प्रकार गणित के भी पद हैं जो 1050 है जनरल का, 549 जो है ओबीसी का, 219 जो है एससी का, 4 एसटी का। टोटल मिलाकर के 1822 हैं। अब इसी प्रकार गृह विज्ञान का 333 पद है, जनरल का 16 पद जो है 100 जो है 66 जो है इसके ओबीसी के हैं, 106 एससी के हैं, 6 जो है एसटी के हैं। टोटल मिलाकर के 611 पद हैं। इसी प्रकार उर्दू के भी 32 पद जनरल के हैं, 24 पद ओबीसी के हैं और 9 पद एससी के हैं और एसटी के 0 हैं। टोटल 65 पद हैं। इसी प्रकार इंग्लिश का है, इंग्लिश का पद कुछ ज़्यादा लग रहा है, 913 पद हैं और हिंदी का भी है, गणित का भी कुछ ज़्यादा है। तो इंग्लिश में 913 पद जनरल के हैं, ओबीसी का जो है 445 है, एससी का जो है 226 है, एसटी का 3 पद है। टोटल मिला के 1587 पद हैं। कला के देख लीजिए, कला के अभ्यर्थियों के लिए बहुत कम ही सूचनाएं मिल पाती हैं। इसमें इन अभ्यर्थियों के लिए 339 पद जनरल के हैं और ओबीसी के 222 पद हैं, एससी के 146 पद हैं और 3 पद एसटी के हैं। टोटल मिलाकर के जो है 710 पद हैं। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का भी है 688 पद जनरल का, 386 पद जो है ओबीसी का, 310 पद जो है एससी का, 8 पद एसटी का। इस कुल मिलाकर के 1352 हैं। सिलाई का भी इसी प्रकार है, जो है 12 जनरल है, 4 ओबीसी है, 3 एससी है, 0 जो है एसटी है और टोटल मिलाकर के 19 है। इसी प्रकार संस्कृत का है 573 जनरल, 239 जो है ओबीसी, 123 जो है एससी और 3 जो है एसटी। टोटल जो है 938 पद हैं। विज्ञान का इसी प्रकार 464 पद जो है जनरल के हैं और 223 पद जो है ये हैं ओबीसी के और 105 पद जो हैं एससी के हैं और एसटी 0 है। टोटल मिलाकर के जो है 792 हैं। जीव विज्ञान का भी इसी प्रकार से है। इसी प्रकार से जीव विज्ञान का भी है 411 पद जनरल के और 202 पद जो है ओबीसी के और 80 पद जो है एससी के और इसके बाद 0 पद एसटी के हैं। इस टोटल मिला के 693। वाणिज्य के इसी प्रकार 77 पद जनरल के, 31 पद ओबीसी के और एससी के 18 पद, 1 एसटी का है।
टोटल मिलाकर के 127 पद। कृषि विज्ञान का भी इसी तरह 84 पद जो है जनरल के हैं, 60 पद जो है ओबीसी के हैं और 39 जो है एससी के हैं, एक एसटी का है। टोटल मिलाकर के जो है 184 है। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा का भी है, 261 पद जो है जनरल के, 152 पद जो है वो है ओबीसी के, 80 पद जो है एससी के हैं, 4 पद जो है एसटी के हैं। टोटल मिलाकर के 497 हैं। और सॉरी, कृषि का टोटल मिला के 184 है। अब इसी प्रकार जो शारीरिक शिक्षा के भी हैं, शारीरिक शिक्षा का जो है 261 पद और 152 पद जनरल का, उसका क्या ओबीसी का है, 80 पद जो है एससी का है, 4 जो है उसका क्या एसटी का है। टोटल मिलाकर के 497 हैं। संगीत वादन का है इसी प्रकार, 3 पद जनरल के, 2 पद ओबीसी के, 1 पद एससी के, 0 जो है एसटी के। टोटल मिलाकर के 6 हैं। गायन वादन संगीत गायन का भी इसी तरह 7 पद जनरल के, 3 जो है उसके ओबीसी के, एससी के 0 हैं, एसटी के भी 0 हैं। टोटल 10 हैं। कुल मिलाकर के टोटल ये हो रहे हैं आपके 11,195 पद ये हो रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं बालिका वर्ग में। बालिका वर्ग में कितने पद हैं? टोटल 1,408 पद हैं इसमें बालिका वर्ग में। और अब ये हम देख लेते हैं कि हिंदी में कितने हैं। हिंदी में आपके जनरल के जो हैं 125 पद हैं, 52 ओबीसी के हैं, 37 एससी के हैं, 0 जो है एसटी के हैं। टोटल मिलाकर के आपके 214 हैं। इसी प्रकार गणित में 105 हैं, ओबीसी में 38 हैं, एससी में जो है 24 हैं, 0 एसटी में 167 पद हैं। विज्ञान के 87 पद हैं, ओबीसी के भी 87 हैं, 47 हैं, और जो है इसमें एससी के जो है 25 हैं और एसटी के 1 हैं। टोटल मिलाकर के 160 पद हैं। उर्दू के भी इसी प्रकार जनरल के 5 हैं, 5 ओबीसी के हैं, 2 एससी के हैं और बाकी 0 हैं। टोटल मिला के 12 हैं। इंग्लिश के भी इसी प्रकार हैं, 113 जो है जनरल के हैं, 46 जो है ओबीसी के हैं, 37 जो है एससी के हैं, 0 बाकी 0। इसमें टोटल 196 हैं। कला के इसी प्रकार हैं, 51 पद जो है जनरल के हैं, 24 ओबीसी के हैं और एससी के जो 28 हैं, एसटी के 0 हैं। टोटल मिलाकर के आपके हैं 103 पद। और सामाजिक विज्ञान में इसी प्रकार 105 जो है जनरल के हैं, 39 पद जो है ओबीसी के हैं और 42 पद जो हैं एससी के हैं। टोटल मिलाकर के आपके 146 हैं। इसी प्रकार सारे पदों का विवरण दिया गया है। मैं स्क्रीन पर इसको दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लें, रोक करके स्क्रीन को देख लें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कि योग्यता की, किस पद के लिए कौन सी अर्हता चाहिए, कौन सी योग्यता चाहिए, ये आपको देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा है। आप यहाँ से इसको नोट कर लें, देख लें और योग्यता निर्धारित कर लें। उसी हिसाब से आप जो है फॉर्म को फिलफुल करें। चलिए देखिए, मैं हिंदी की बता रहा हूँ। हिंदी में बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, जी हाँ, बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य कोई समकक्ष डिग्री हो, अथवा अगर ये सब आपके पास ना हो तो भी एक ऑप्शन आपके पास और रहेगा, बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ। अगर ये भी नहीं है तो इसके समकक्ष कोई हो, बीएड हो, अन्य समकक्ष डिग्री हो तो भी चल जाएगा। इसमें अनिवार्य अर्हता आपकी बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। आपके पास बीएड हो या इसके समकक्ष और भी कोई डिग्री हो वो भी चल जाएगी। अब इसमें मान्य क्या है, मांगा क्या जाएगा, और अधिमान अर्हता अगर आपके पास और भी कुछ है तो लगा सकते हैं। जैसे बीएड तो है ही है, एमएड अगर आपके पास होगा तो उसका वेटेज मिल जाएगा, पीएचडी आपके पास होगी तो भी उसका वेटेज मिल जाएगा। किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता में अगर आप प्रतिभाग किए हों उसका प्रमाण पत्र लगाएंगे तो भी मिल जाएगा। चलिए गणित की देख लेते हैं। बीए अथवा बीएससी गणित प्रशिक्षित
ये आपके पास होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए या तो उसके समकक्ष और कोई डिग्री होनी चाहिए। और बीएड तो मस्ट है, आपके पास बीएड हो, एमएड हो, पीएचडी हो, राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रतियोगिता का कोई प्रमाण पत्र हो, तो ये होगा तो आप गणित में आवेदन कर पाएंगे। चलिए गृह विज्ञान का देख लेते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन भरा रहता है। अब देखिए गृह विज्ञान में, गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, जिसे होम इकोनॉमिक्स मिक्स कहते हैं या घरेलू विज्ञान कहते हैं, तो इसमें देखिए आप गृह कला, होम आर्ट प्रशिक्षित में स्नातक हों। अगर इसमें आप स्नातक हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद से का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। अथवा अगर ये सब नहीं है तो अगर आपके पास लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि यदि आपके पास है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। और अब आइए बीएड, इसमें कुछ विशेष और बताते हैं कि यदि आप इसमें देखिए बीएड बहुत मान्य नहीं है, अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं। बीएड, एमएड, पीएचडी की राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का कोई अगर आपके पास प्रमाण पत्र हो तो भी लगा सकते हैं, बीएड डिग्री हो तो भी लगा सकते हैं, एमएड हो तो भी लगा सकते हैं, उसका आपको वेटेज मिल जाएगा। और ये देखिए उर्दू में, उर्दू की क्या क्या योग्यताएं हैं मैं इसके बारे में जिक्र करने चल रहा हूँ कि बीए उर्दू विषय से एलटी या बीटी, या फिर अगर ये ना हो आपके पास तो बीएड हो, या ये भी ना हो तो अन्य इसके समकक्ष कोई डिग्री हो तो मान्य होगी। बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अगर आपके पास हो तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि बीएड, एमएड, पीएचडी या राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिता का कोई प्रमाण पत्र हो तो आपको कुछ इसमें से भारांक मिल जाएगा। चलिए बीए, अब आइए अंग्रेजी के बारे में जिक्र कर लेते हैं हम लोग। बीए अंग्रेजी साहित्य अगर आपके पास है तो आप इससे जो है आवेदन कर पाएंगे, और प्लस इसके साथ में आपको बीएड या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, स्नातक, अंग्रेजी में आप स्नातक किए हों, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री हो तो आप आवेदन कर पाएंगे, और भारांक भी आपको मिलेगा। बीएड, एमएड, पीएचडी के किसी राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिता में यदि आप प्रतिभा। चलिए इसी प्रकार हम लोग कला से संबंधित योग्यताओं को देख लेते हैं। कला विषय में योग्यताओं को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए साथियों, स्क्रीन पर आपके दिख रहा है कला से संबंधित बहुत सारी योग्यताएं इसमें दी हुई हैं, लेकिन हमारे पास क्या है क्या नहीं है इसका डिसाइड कैसे होगा, और हमारे पास जो है हम वो मान्य होगा कि नहीं होगा। चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या योग्यताएं दी हुई हैं और क्या क्या आप लगाकर आवेदन कर सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले जो है आप इसमें राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का जो आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, जिसके नाम से जाना जाता था, अगर ये आपके पास है तो आप इसमें भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आपके पास यह भी नहीं है तो आप प्राविधिक के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा, शिक्षा परिषद की परीक्षा पास किए हों तो भी आप आवेदन कर पाएंगे इस टीजीटी की भर्ती में। अगर आपके पास यह भी नहीं है तो प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इसमें कोई एक योग्यता आपके पास होनी अनिवार्य है। जैसे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ड्राइंग एवं पेंटिंग के साथ आप बीए हों, ड्राइंग एवं पेंटिंग के साथ आप बीए हों तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। और अगर यह भी नहीं है आपके पास तो आप कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास यह भी नहीं है तो आपके पास अगर राजकीय ड्राइंग एवं हैंडीक्राफ्ट सेंटर
इलाहाबाद का सर्टिफिकेट है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास मान लीजिए यह भी नहीं है तो भी आपके पास एक ऑप्शन और है, कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण की है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आपके पास यह भी नहीं है तो लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट की परीक्षा अगर आप पास किए हैं तो भी आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और मान लीजिए अगर आपके पास यह भी नहीं है, चलिए छोड़िए सब कुछ भी नहीं है, तो अगर आप बम्बई की इंटर ग्रेड ड्राइंग परीक्षा उत्तीर्ण किए हों, यानी कि IGD उत्तीर्ण किए हों, जिसे मौखिक भाषाओं में, मौलिक भाषाओं में, जिसे व्यवहारिक भाषाओं में बॉम्बे आर्ट कहते हैं, अगर आपने वह भी उत्तीर्ण किया है तो भी आप इस परीक्षा में फॉर्म को भर पाएंगे। आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आप इसकी योग्यता रखते हैं, आप TGT में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास यह भी नहीं है तो बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल की परीक्षा अगर आप पास किए हो तो भी आप भर पाएंगे। और देखिए, मान लीजिए ये सब डिग्रियां आपके पास हैं तो आप पर और क्या क्या इससे संबंधित जानकारियां हैं वो भी लेते चलिए आप। जैसे उपर्युक्त के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उसे परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण पत्र ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाएगा। यदि आपके पास प्राविधिक कला का सर्टिफिकेट नहीं है और आपको यदि उसका नॉलेज है, ज्ञान है, तो उसका प्रमाण पत्र आप देते हैं तो भी आपको इसके आहार्य मान लिया जाएगा। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी, यानी कि उनको प्राविधिक कला अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी बालिकाएं फॉर्म भर सकती हैं। और उपर्युक्त हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। यदि आपके पास इसका नॉलेज है, प्राविधिक का नॉलेज है, उसका सर्टिफिकेट आप देते हैं तो आप इसके योग्य होंगे, मान्य होंगे। बालिकाओं की संस्थाओं में अध्यापकों के लिए प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। इसके साथ साथ अध्यापक किसी भी विषय में स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। यदि वो स्नातक नहीं किया है तो वह जो है इसके योग्य नहीं होगा। और बड़ी बात यह है कि इस भर्ती में कला के अभ्यर्थियों के लिए B.Ed मान्य, अगर B.Ed नहीं है, अगर आपके पास है तो और अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो भी अच्छी बात है, आप भर सकते हैं। और यदि अगर आपके पास B.Ed है तो आपको कुछ का भारांक मिल जाएगा। जैसे B.Ed है, M.Ed है, PhD है और किसी प्रकार की राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेल का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें भारांक मिल जाएगा। तो साथियों, ये रहे आपकी योग्यताएं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसके बारे में जानते रहिए और हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।